हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, रात 10 बजे में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए तकरीबन 55 टूरिस्ट तेज बारिश और भूस्खलन की स्थिति के बीच वहां फंस गए और इनमें 44 महिलाएं और 6 बच्चे 5 पुरुष शामिल हैं। भिलाई के रहने वाले उनके परिजनों ने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सांसद विजय बघेल से मदद मांगी है और इसके बाद सांसद ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वहां के स्थानीय प्रशासन से जल्द उनको सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की। भिलाई से 14 अक्टूबर को 55 लोग एरोबिक्स टीचर रूही मिश्रा के साथ उत्तराखंड टूर पर गए थे। नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच भारी बारिश और भूस्खलन के चलते उनकी बस फंस गई। बताया जा रहा है कि सभी टूरिस्ट कसौली से नैनीताल के बीच कैंची धाम के नजदीक फंसे हैं। एक शासकीय स्कूल में उनको रुकाया गया। दुर्ग जिला प्रशासन ने नैनीताल और कसौली के अधिकारियों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। दुर्ग कलेक्टर के मुताबिक भिलाई से गए सभी टूरिस्ट सुरक्षित हैं, किसी को कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सभी टूरिस्ट को एक स्कूल में सुरक्षित तौर पर रुकाया गया। जैसे ही बारिश रुकेगी, रास्ता साफ होगा, वे लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। तमाम कोशिशों और निर्देशों के बाद एक बार फिर से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद 5 दिन के भीतर अब यहां 8 बच्चों की मौत दर्ज हो चुकी है। 47 नवजात बच्चे अभी यहां एडमिट हैं, जिनमें से 5 की स्थिति गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद राज्य स्तर की 3 सदस्यीय टीम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण भी किया और वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। 3 सदस्यीय टीम ने चाइल्ड वार्ड का दौरा किया और इसके बाद जांच रिपोर्ट्स राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। राज्य सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए उस 3 सदस्यीय समिति गठित कर राज्य शासन ने भेजा था। आके यहाँ की सुविधाओं के जायजा लिए हैं और उन्होंने अपना एक रिमार्क शासन को सौंपेंगे। शासन ने उसके आधार पर भी हमें कुछ और सुधार कार्य करने के लिए जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, हम लोग उसको तत्काल वो करेंगे। हम पत्थल गांव में कार से कुचलने के मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गांजा तस्करी के सरगना पिंटू सिंह को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जशपुर पुलिस की विशेष टीम ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली से कार मालिक को भी गिरफ्तार किया। दोनों को सिंगरौली से जशपुर लाया गया। कार मालिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं एक और आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। हिट एंड रन केस में लगातार पुलिस के ऊपर दबाव था कार्रवाई करने का। शिकंजा कसा पुलिस ने और 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पत्थल गांव के इस हादसे में, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गिरफ्त में 2 आरोपी आए हैं। एक जिसकी कार थी और दूसरा जो मास्टरमाइंड बताया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बिलासपुर शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी से निष्क्रिय लोगों की छुट्टी की तैयारी और इसके साथ ही सक्रिय लोगों को मौका देकर कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। आने वाले चुनाव और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए नए शहर अध्यक्ष का फोकस एक सक्रिय टीम बनाने पर है। वर्तमान कार्यकारिणी के कामकाज की समीक्षा कर पीसीसी से अनुमति के बाद शहर कार्यकारिणी में बदलाव किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक को बदलकर कांग्रेस नेता विजय पांडे को शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जिम्मेदारी उन्हें तब मिली है जब विपक्ष सरकार के वायदों और कामकाज को लेकर आक्रामक है। लिहाजा बिलासपुर शहर कांग्रेस के मुख्य कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य समेत 31 और विस्तारित कार्यकारिणी के साथ 150 से ज्यादा लोगों की एक जंबो टीम है।
और सारे लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी मैंने संचालन किया था, तो उस दौरान अंतिम दिवस भी मैं सारे बूथों में जाता हूँ। तो मैं गया हूँ तो मैं जानता हूँ कि कौन लोग काम करते हैं, कौन लोग नहीं करते। तो उसमें जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो तो रहेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले 2 साल दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दल तैयारी तेज कर रहे हैं। अगले महीने 17 नवंबर से रायपुर के मदकू द्वीप पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा आयोजन है। आरएसएस का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में प्रदेश के 20,000 गांव तक संपर्क साधें। भाजपा नेताओं को इससे काफी उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी को अपने बेहतर कामकाज पर भरोसा है। मिशन 2023 आरएसएस बनाएगा बीजेपी के पक्ष में माहौल। 20,000 गांव तक जाएगा आरएसएस। विधानसभा 2023 के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। पार्टी हर वर्ग को साधने के लिए अपनी तरह के प्रयास कर रही है। आरएसएस भी अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है। असल में रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर मदकू द्वीप में 17 नवंबर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। लिहाजा ये कार्यक्रम अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक हलचल को अभी से जन्म दे चुका है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सीधे सीधे 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों की माने तो अगले 2 सालों में प्रदेश के 2,000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है इसके जरिए प्रदेश के हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश होगी और इसका फायदा कहीं न कहीं अगले चुनाव में भाजपा को मिलता दिखेगा। प्रदेश भाजपा के बड़े नेता भी ये मान रहे हैं कि आरएसएस के कार्यक्रम सदैव बीजेपी को दिशा और दशा देते आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में घलो संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जाही और जोन गांव में संघ नहीं पहुंचे हैं, संघ के स्वयंसेवक पहुंच गए हैं लेकिन संघ के शाखा नहीं लगत है, तो वहां संघ के शाखा लग जाए, संघ के स्वयंसेवकों का विस्तार हो जाए, ताकि समाज में जो विसंगति आज है उन विसंगति दूर करे के काम संघ के है। वहीं इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा और आरएसएस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और इनके पास मुद्दा नहीं है और इसलिए ये गांव-गांव में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। कवर्धा में भी इन्होंने यही करने की कोशिश की, लेकिन जनता समझ गई कि हमारी सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और इनका अब कुछ चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है, आरएसएस के पास कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसान के साथ न्याय हो रहा है, मजदूर के साथ न्याय हो रहा है, आदिवासियों के हितों की रक्षा हो रही है। छत्तीसगढ़ में उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। तो उनके 2 प्रिय विषय हैं, एक धर्मांतरण, दूसरा सांप्रदायिकता, और दोनों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों बस्तर के सारे आदिवासी संगठनों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं है जितना हल्ला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी सिर्फ 14 सीट में सिमट गई है और इसीलिए अब आरएसएस जमीनी स्तर में बीजेपी की जीत के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। इधर कांग्रेस भी जनता के बीच अपनी योजनाओं को लेकर लगातार पहुंच रही है। देखना होगा कि 2023 के चुनाव में जनता किस पार्टी को जीत का ताज पहनाएगी। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए सिम्स के प्रभारी डीन और प्रभारी अधीक्षक को पद से हटा दिया। इसके अलावा सिम्स के 2 अन्य डॉक्टर्स की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। सिम्स की प्रभारी डीन डॉक्टर तृप्ति नागरिया को संचालक सह प्राध्यापक के तौर पर रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजा है। डॉक्टर तृप्ति नागरिया की जगह प्रभारी डीन के तौर पर रायपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर के सहारे को भेजा गया है। वहीं वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर पुनीत भारद्वाज की जगह डॉक्टर नीरज थेंडे को प्रभारी अधीक्षक बनाया गया। सिम्स के डॉक्टर BP सिंह को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सभी डॉक्टर्स को तत्काल प्रभार से हटाते हुए नई जगह जाने के लिए कहा है। बीते दिनों सिम्स में कांग्रेस नेता के साथ विवाद के बाद प्रभारी डीन और प्रभारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग उठ रही थी। अब उसे लेकर आदेश जारी हो चुका है।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव में महंगाई का मुद्दा बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी वो महंगाई के मुद्दे के आगे फीके दिखते हैं। इसके साथ ही किसान कर्ज माफी, सड़क, बिजली, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी बीजेपी को परेशान किए हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेसी नेता इन मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी अन्य मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश लगातार कर रही है। उपचुनाव में अब तक ये माना जा रहा था कि आदिवासी संगठन जैस ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है, लेकिन अब जैस में दो फाड़ हो गए हैं। जैस कार्यकर्ता जोबट और खंडवा उपचुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान और गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायक हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जोबट में सरदार सिंह और खंडवा में दारा सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। जैस में दो फाड़ की वजह कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा से नाराजगी दिखती है। अलावा ने खुद को जैस का स्वयंभू अध्यक्ष घोषित कर रखा है। जैस की बाकी सदस्यों की रायशुमारी के बिना बड़वानी में कांग्रेस की रैली को समर्थन दिया, इसमें शामिल हुए। बड़वानी के जैस सदस्यों को न बुलाए जाने को लेकर भी नाराजगी है। लिहाजा अब जैस के दूसरे गुट के नेताओं ने हीरालाल अलावा का विरोध शुरू कर दिया है। जैस पदाधिकारियों का कहना है कि जैस का गठन आदिवासी हित के लिए किया गया। हीरालाल अलावा ने कांग्रेस में जाकर अपनी राह चुन ली। जैस अब उनके साथ नहीं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ है। ये जैस आज की डेट में जैस से मैं 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। अभी मौजूदा परिस्थिति में जो मुझे देख के लग रहा है कि जैस के युवाओं का जो रुझान है वो भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ ज्यादा है बनिस्बत कांग्रेस और भाजपा की। जैस अपनी विश्वसनीयता आदिवासी समाज में खो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आदिवासी समाज अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है और आदिवासी भाइयों के लिए जिस प्रकार की लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समाज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बाबत घोषणा की। प्रियंका ने कहा कि मैं फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए, प्रदेश आगे बढ़े। प्रियंका ने नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद को लेकर अपना समर्थन दिखाया। उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी, लेकिन सभी असरदार नेता अपने परिवार की महिलाओं को टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। इस पर प्रियंका ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देते वक्त पूर्व भाजपा सांसद का दर्द छलका। बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफे के बाद कहा कि उनका दिल भारी है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ गांव में बादल फटने की घटना हुई। राज्य आपात संचालन केंद्र में ये बताया गया कि नैनीताल जिले में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 24 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। घायलों को मलबे से निकालकर बचाया भी जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के आकलन की समीक्षा की। जिलाधिकारी से जिले की स्थिति और 4 धाम यात्रा की जानकारी ली। उनके साथ राज्य के मंत्री धन सिंह रावत और राज्य के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भारत पाकिस्तान के बीच T20 क्रिकेट का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत का पाकिस्तान के साथ मैच होना गलत है। भारत पाकिस्तान के मैच को रोकना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर देना चाहिए। इस बारे में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को पत्र लिखने की बात भी कही। कुछ और खबरें देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में लोगों को मुफ्त ओपीडी की सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर से इसकी शुरुआत की। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेकार अस्पताल के अलावा रायपुर जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को चुना गया, जहां न केवल ओपीडी फ्री होगी बल्कि 24 तरह की जांच मुफ्त में मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले मुफ्त जांच का लाभ केवल इमरजेंसी मरीजों के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिलता था। इस योजना के लागू होने के बाद मरीजों को पर्ची नहीं कटानी पड़ेगी, वो सीधे डॉक्टर को अपना मर्ज बता सकेंगे। एक्सरे और सोनोग्राफी को योजना से जोड़ने का प्रयास है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि कोरोना के कारण इस योजना को लागू करने में देरी हुई और इसे जल्दी पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये घोषणा पत्र का एक बिंदु भी था कि आखिर यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है। पब्लिक ही पैसा देती है तो उनके पैसे से आप दवाई देते हो, फिर दवाई देने के लिए काउंटर पे आप उनसे 10 रुपये लेते हो, यानी और टैक्स ले रहे हो। इसकी क्या आवश्यकता। ये पूरी लागू करने की पहल चालू हुई है। कोरोना के चलते ये सब रुका हुआ था, पर अब जैसे जैसे अब कोरोना के कुप्रभाव से हम लोग उभर रहे हैं तो ये सारी गतिविधियाँ अब चालू। जबलपुर में बिना नगर निगम की अनुमति के मकान बनवाने या अनुमति से ज्यादा निर्माण कर लेने वालों के लिए राहत की खबर है। जबलपुर नगर निगम ने ऐसे निर्माणों को तय फीस देकर वैध कराने की योजना शुरू की, जिसमें बिना अनुमति मकान बनवाने या अनुमति से ज्यादा निर्माण कर लेने वाले लोग 30% तक कंपाउंडिंग करवा सकेंगे। नगर निगम के मकान नक्शे में कंपाउंडिंग की सीमा 10% से बढ़ाकर 30% कर दी है। योजना के तहत 28 फरवरी 2022 तक कंपाउंडिंग के लिए पेश आवेदनों में तय फीस में 20% तक की छूट का प्रावधान है। इसके लिए आवेदकों को ई नगर पालिका के ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना होगा। दशहरे के दिन दिल्ली एम्स में रामलीला के मंचन में भगवान श्री राम, सीता और अन्य पात्रों का मजाक उड़ाने का मामला तूल पकड़ रहा है। भोपाल में मंगलवार को अखंड रघुवंशी समाज के कार्यकर्ताओं ने एमपी नगर थाने पहुंचकर टीआई को ज्ञापन दिया। रघुवंशी समाज ने भगवान श्री राम का उपहास करने और रामायण के मंचन में अपशब्दों का प्रयोग करने पर ऐतराज जताया। पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। समाज का कहना है कि मध्य प्रदेश में 0 पर एफआईआर दर्ज न की गई तो संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। हजारों कार्यकर्ता दिल्ली एम्स जाकर इसका विरोध करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो, हिंदू समाज पूरा सुरक्षित रहे। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए, वरना हम एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सब बड़ी बड़ी जगह जाकर के और धरना आंदोलन करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे। आज मुस्लिमों का त्यौहार मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी के तौर पर मनाया जा रहा है। जबलपुर में इस दौरान जुलूस में हंगामा देखने को मिला। भीड़ ने पुलिस पर जलते पटाखे फोड़ दिए। गोवलपुर थाना क्षेत्र के मछली मार्केट इलाके में इस हंगामे के दौरान जब पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हुड़दंगियों पर लाठीचार्ज करते हुए उनको खदेड़ा। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े। वहीं बड़वानी में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखी। राजपुर तहसील में मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में आमने सामने से पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी। एसडीएम वीर सिंह चौहान के अनुसार जुलूस के दौरान पथराव में थाना प्रभारी घायल हुए तो वहीं 2 से 3 लोगों को चोटें आई। फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। संवेदनशील पॉइंट था, यहाँ बल तैनात था, तो यहाँ कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस का जो यहाँ डिप्लॉयमेंट था उस पर कुछ पटाखे एवं बाद में कुछ पथराव किया। पुलिस ने अपने बचाव में फिर उनको खदेड़ा और उन पर फिर कुछ टीयर गैस शेल का उपयोग किया। स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अभी आप देख रहे हैं पूरा मूवमेंट जो हो चुका है।
पुलिस पे पटाखे और कुछ पत्थर के वगैरह फेंकने की कोशिश की थी, जिसको हमने सख्ती के साथ में पुलिस ने कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट वगैरह सभी उपस्थित थे और उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, उस पर सख्त कार्रवाई भी कर। आज मिलाद-उन-नबी के अवसर पर मस्जिद समाज द्वारा जुलूस निकाला जा रहा बिना परमिशन से। इसमें पथराव भी हुआ, उनको दिक्कत किया, अभी शांति है और जो भी आसपास है उनको भगा रहे हैं। सर घायल भी उसमें दो लोगों को लगी है। सर पुलिस भी घायल हो सर, थाना प्रभारी के हाथ में भी चोट देखने को थोड़ी लगी है। बाकी कोरोना के केस भले ही कम हो रहे हो, लेकिन डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर होने के बावजूद मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। नतीजन डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं। अब कुल डेंगू मरीजों की संख्या 649 है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में बच्चे भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। आलम यह है कि अब सरकारी अस्पताल में बिस्तर कम पड़ने लगे। चाचा नेहरू अस्पताल में 100 बेड भर चुके हैं। वहीं ग्वालियर की बात करें तो यहां 214 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 100 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए। मरीजों का आंकड़ा यहां 800 के पार है। नगर निगम और मलेरिया विभाग जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। पहले जैसे मीटिंग में मैंने बताया, कलेक्टर सर ने और कमिश्नर मैडम ने जो निर्देशन दिए थे, उसके बाद में जो है नगर निगम और मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम बनी और उसके बाद ही जो है लगातार हमारी टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। और जहाँ पर भी लार्वा मिल रहा है वहाँ पर हम लोगों को निर्देशन देने के बाद में जो है फाइन, अगर ज़्यादा मात्रा में लार्वा मिल रहा है तो वहाँ पर फाइन भी हम कर रहे हैं। ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का समापन हो चुका है। समापन के बाद परंपरा के अनुसार बस्तर संभाग के 84 परगना और सीमावर्ती राज्यों से आए 450 से अधिक देवी देवताओं को कल कुटुंब यात्रा के बाद सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। कुटुंब यात्रा में पूजन अर्चन कर इन देवी देवताओं की विदाई के बाद मावली माता और देवी दंतेश्वरी की विदाई परंपरागत तरीके से हुई है। आज सुबह दंतेश्वरी मंदिर से प्रगति पथ पर जगह जगह विशाल जन समुदाय ने देवी दंतेश्वरी की विदाई पर फूलमाला चढ़ाई और पूजा अर्चना की। बस्तर रियासत के माटी पुजारी परंपरा के अनुसार देगी की डोली छोड़ने जाते हैं और इसी के साथ दशहरे पर्व का समापन माना जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।